हाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मुगल साम्राज्य में टोटल कितने शासक हुए, हाँ, और इनका कार्यकाल क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे। मुगल मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए वो अपने आप को खुद को बादशाह कहते थे। मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए खुद को क्या कहते थे? वो अपने आप को बादशाह कहते थे। मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए वो खुद को क्या कहते थे? बादशाह कहते थे। खुद को बादशाह कहते थे। मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए वो खुद को अपने आप को क्या कहते थे? बादशाह मानते थे। और मुगल साम्राज्य के जो भी शासक थे, वो क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी एवं क्या थे? मुसलमान। सुन्नी एवं मुसलमान थे। सुन्नी एवं मुसलमान थे। मुगल साम्राज्य में जो भी शासक थे वे खुद को अपने आप को बादशाह कहते थे और उसमें जो भी शासक हुए सुन्नी एवं मुसलमान थे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक संस्थापक बाबर को कहा जाता है। मुगल मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। बाबर को। अगला नेक्स्ट देखेंगे। मुगल साम्राज्य में टोटल 17 बादशाह हुए। कितना टोटल? 17 बादशाह हुए। 17, जिसमें 6 मेन मुगल थे, 11 अपना उत्तरवर्ती मुगल थे। उत्तरवर्ती मुगल थे। मुगल साम्राज्य में टोटल कितने बादशाह थे? मुगल साम्राज्य में टोटल 17 बादशाह हुए, जिसमें से 6 मेन बादशाह थे और 11 अपना जो उत्तरवर्ती मुगल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग मेन बादशाह के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो जो अपना मेन बादशाह है बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगलों को हम तैमूरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तैमूरी। तैमूरी के तैमूरी के नाम से भी जानते हैं। मुगल साम्राज्य को हम लोग किससे भी जानते हैं? तैमूरी के नाम से जानते हैं। और मुगल साम्राज्य को हम लोग मिर्जा भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? मिर्जा भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? मिर्जा भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट, मिर्जा मिर्जा भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य को या मुगल डायनेस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? मंगोल भी कहते हैं। मंगोल भी कहते हैं। आप लोग ये नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरा बोर्ड है, थोड़ा स्पेस इसका कम है, लेकिन हम अपना चैप्टर थोड़ा लंबा है, आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहां से। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम और बाबर का टाइम पीरियड भी देख लीजिए। 1526 से लेके 1530 तक था। 1526 से लेकर 1530 तक था। बाबर का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम जहीरुद्दीन 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 मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। कुछ कुछ किताबों में दिया रहता है जहरूद्दीन भी है, कुछ कुछ किताबों में जहीरुद्दीन भी है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वही आप सिलेक्ट कीजिएगा। हाँ, और बाबर के जन्म के बारे में मानेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 14 फरवरी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था।
फरागन में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 को फरागन में हुआ था। ठीक है। बाबर का पिता का नाम, बाबर का पिता का नाम, बाबर का पिता, बाबर का जो पिता था वो कौन था? उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे जी? उमर शेख मिर्जा थे। इनकी माता का नाम, किसकी? बाबर की। बाबर की माता का नाम, बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार। कुतलुग निगार। बाबर की माता का नाम क्या था जी? कुतलुग निगार। पहले हम लोग देखेंगे बाबर। बाबर को 1526 से 1530 ईस्वी में इसका कार्यकाल था। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और पिता उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार था। ठीक है। जो मुगल थे वो कहाँ के निवासी थे? उज्बेकिस्तान के निवासी। कहाँ थे जी? निवासी कहाँ के? कौन? मुगल। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। मुगल, जो मुगल थे वो कहाँ के निवासी से? ठीक है। आप लोग नोट कर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। एक बार और देखते हैं। आपको शुरू से मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मुगल साम्राज्य का शासक, मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए, मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए वो क्या हुए थे? वो खुद को अपने आप को बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? बादशाह। मुगल साम्राज्य के जो भी शासक थे वो सुन्नी एवं मुसलमान थे। क्या थे? सुन्नी और क्या थे? मुसलमान थे। और मुगल साम्राज्य में जो भी शासक थे सुन्नी और मुसलमान थे। मुगलों को तैमूरी भी कहते हैं, मुगलों को मिर्जा भी कहते हैं, मुगलों को मंगोल भी कहते हैं, मुगलों को मंगोल भी कहते हैं। आगे जो मुगल थे वो कहाँ के निवासी से? उज्बेकिस्तान के निवासी थे। टोटल मुगलों में शासकों की संख्या कितनी थी? बादशाहों की संख्या कितनी थी? 17। 17 में जिसमें हमको 11 उत्तरवर्ती मुगल काल में पढ़ना है और 6 मेन मुगल बादशाह थे। जिसमें उसमें बाबर के बारे में पढ़े। बाबर का जन्म, बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 में था भारत में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार था। ठीक है। ये जो था उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर के पीढ़ी पांचवी पीढ़ी से, ये क्या करते हैं? 5वीं पीढ़ी से वंशज से थे। और इनकी माता थी जो मंगोलों के 14वीं पीढ़ी से थी। माता क्या थी? 14वीं पीढ़ी से थी। माता क्या थी? 14वीं पीढ़ी से थी। माता कहां से थी? 14वीं पीढ़ी से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1507 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता। किसको जीता? बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल को जीता। 1507 ईस्वी में किसको जीता? काबुल को जीता। 1507 काबुल को जीतकर खुद को क्या घोषित किया? बादशाह। मतलब बाबर 1507 में काबुल को जीत लेता है और खुद को अपने आप को क्या कहता है? बादशाह कहता है। क्या कहता है बाबर? खुद को अपने आप को, बाबर क्या कहता है अपने आप को? बादशाह कहता है। बादशाह घोषित करता है या बादशाह कहता है 1507 ईस्वी में काबुल को जीतने के बाद। उसके बाद हम आगे देखेंगे बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए जो प्रमुख युद्ध थे उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और किसका? आगे हम लोग देखते हैं। एक नंबर 1 में 1526 में
बाबर के द्वारा बाबर के द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण पहले देख लेंगे। भारत के द्वारा प्रथम आक्रमण, भारत के द्वारा प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था। बाबर के द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1519 में हुआ था। नेक्स्ट, उसके बाद पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ? बाबर और प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। और जब ये बाबर पानीपत का युद्ध जीतता है, बाबर क्या चीज जीतता है? जब पानीपत का युद्ध जीतता है तो वह उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि धारण करता है? ये सब आपको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिप्लाई कीजिए। अभी आपको टाइम दिया गया है, आप एक बार रिप्लाई कीजिए, वेटिंग है। आप लोग ये बताइए, बाबर पानीपत का युद्ध जीतता है 1526 ईस्वी में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तब तक नोट करेंगे। पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है जी? हरियाणा में है। अगला, आपने रिप्लाई किया होगा या कमेंट किया होगा कमेंट बॉक्स में। पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत का जब युद्ध जीत जाता है बाबर, तो कलंदर की उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि धारण करता है? कलंदर। पानीपत का युद्ध जीतता है तो बाबर किसका उपाधि धारण करता है जी? कलंदर का। अब पानीपत का युद्ध किस नीति से जीतता है? तो तुगलमा नीति, तुगलमा नीति का प्रयोग करके बाबर जीत जाता है। मतलब पानीपत का जब युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो कौन जीता है? बाबर जीता है। और बाबर जो जीता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? कलंदर। कलंदर का अर्थ क्या होता है? हजारों का, लाखों का, मतलब दान करने वाला। मतलब अपनी जीत की खुशी में, विजय की खुशी में क्या करता है? दान करता है। और पानीपत का युद्ध किस नीति से जीतता है? तो तुगलमा नीति के से जीत जाता है। अगला, और तुगलमा नीति से यह जीत जाता है और इसके बाद उपाधि धारण करता है कलंदर का। पानीपत के युद्ध में बाबर के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? 10,000। बाबर के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी जी? 10,000। लेकिन वही इब्राहिम लोदी के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? 10 लाख। इब्राहिम लोदी के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? 10 लाख थी। 10 लाख नहीं, सॉरी, 1 लाख थी। मतलब इब्राहिम लोदी के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? 1 लाख थी। और बाबर के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? 10,000 थी। ठीक है। अगला, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। पानीपत का युद्ध हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनवा का युद्ध। ठीक है, हम लोग मिटाते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1507 ईस्वी में बाबर काबुल को जीतता है। 1507 ईस्वी में बाबर क्या जीतता है? काबुल को जीतता है। हाँ, उसके बाद खुद को वह बादशाह घोषित कर लेता है। कौन? बाबर खुद को बादशाह घोषित कर लेता है। उसके बाद पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है कब? 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद कलंदर, जब कलंदर मतलब होता है दान करने वाला। मतलब क्या? जो युद्ध की खुशी में जब पानीपत का युद्ध जीतता है तो कलंदर उसका नाम पड़ता है, मतलब उपाधि धारण करता है, मतलब जीत जाता है। उसके बाद वो किस नीति का प्रयोग करके? तुगलमा नीति का प्रयोग करके वो युद्ध को जीतता है पानीपत का, जिसमें 10,000 सेना थे इनके पास, बाबर के पास, और बाकी 1 लाख सैनिक थे किनके पास? इब्राहिम लोग। फिर भी यह युद्ध जीत जाता है बाबर। कौन जीत जाता है? बाबर। किसका?
उपयोग करके तुगलमा नीति का। ठीक है, मिटाते हैं हम लोग, फिर इसके बाद पढ़ते हैं। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा। दूसरा अपना क्या था? खानवा का युद्ध। क्या चीज का जीत है? खानवा का युद्ध। दूसरा अपना था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहाँ कब होता है? 1527 में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527। किसके बीच होता है? बाबर प्लस और किसके बीच? राणा सांग के बीच। किसके बीच? राणा सांग के बीच। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है। किसके बीच? बाबर और राणा सांग के बीच होता है। ठीक है, जिसमें बाबर का विजयी होता है और राणा शाह हार जाता है। राणा शाह क्या होता है? हार जाता है। जब खानवा का युद्ध बाबर जीतता है तो गाजी का उपाधि धारण करता है। खानवा का युद्ध जीतता है तो बाबर किसका उपाधि धारण करता है? गाजी का उपाधि लेता है या धारण करता है? गाजी का उपाधि धारण करता है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद किसका उपाधि धारण करता है? गाजी का उपाधि धारण करता है। कौन करता है? बाबर करता है। कौन करता है? बाबर करता है। और यह युद्ध खानवा का किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस राणा शाह के बीच, जिसमें राणा शाह की हार जाती है और बाबर विजयी हो जाता है। इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में ही, किसके युद्ध में? खानवा के युद्ध में ही बाबर और राणा शाह के बीच में, जिसमें राणा शाह के एक हाथ, एक आंख, एक पैर अलग कर दिया जाता है। क्या क्या अलग किया जाता है? एक आंख, एक हाथ और एक पैर अलग कर दिया जाता है खानवा के युद्ध में, जो 1527 में होता है। फिर उसको इसको जहर दे के मार दिया जाता है। राणा शाह को लास्ट में, राणा शाह को जब जिसका एक हाथ और एक पैर और एक आंख चला गया तो वो जिसको जीकर क्या फायदा था? फिर इसको क्या दिया जाता है? 28 जनवरी 1528 में जहर देके मार दिया जाता है। क्या देके? जहर देके मार दिया जाता है। क्या देके मार दिया जाता है जी? जहर देके मार दिया जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, खानवा का युद्ध हो गया। अब हम लोग देखेंगे चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध जी? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। कब हुआ था जी? 1528 में। किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय के बीच। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस मेदिनी राय के बीच, जिसमें मेदिनी राय के पराजय होता है, मेदिनी राय हार जाता है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1528 में हुआ था। किसके बीच हुआ? बाबर और प्लस मेदिनी राय के बीच। किसके बीच? बाबर प्लस मेदिनी, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है, बाबर जीत जाता है। चौथा युद्ध, घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। चौथा युद्ध क्या है? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किसके बीच? बाबर प्लस किसके बीच? अफगानों के बीच। अफगानों के बीच। बाबर प्लस अफगानों के, जिसमें इसी जो घाघरा का युद्ध हुआ इसमें भी बाबर जीता और इसमें अफगान लोग हार गए थे। मतलब घाघरा का युद्ध 1500 कब हुआ था? 29 में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और अफगान लोग हार गए थे। घाघरा की युद्ध ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल दोनों में लड़ा गया था। मतलब कौन सा? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध है जो जल और थल में लड़ा गया था, तो क्या बताइए एग्जाम में कि घाघरा का जो युद्ध है जो जल और थल में लड़ा गया था। जल और थल में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में। इसमें कौन विजयी होता है? बाबर विजयी होता, अफगान लोग हार गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबर के पुत्रों की संख्या। बाबर के पुत्रों की संख्या, ये पुत्रों की संख्या पढ़ेंगे। इसके पुत्रों की संख्या थी कितनी? 4।
बाबर की पुत्रों की संख्या कितने थे जी? 4। एक नंबर कौन था? हुमायूं। क्या था जी? हुमायूं। दूसरा कौन था? हिंदाल। तीसरा कौन था? असगरी। असगरी। चौथा कौन था? कमरान। कौन था चौथा? कमरान। पहला कौन था उसका? बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। पहला क्या था? हुमायूं, दूसरा हिंदाल, तीसरा असगरी और चौथा चौथा क्या था? कमरान था। ठीक है। उसके बाद बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में हो जाती है। कहाँ होती है? आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में। आगरा में हो जाती है। कब होती है? 1530 ईस्वी में। ठीक है। आप लोग को कुछ अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी चालू करेंगे। इसमें थोड़ा 2-4 लाइन और है जो मैं इसको पढ़ाकर आज मुगल में बाबर को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद कल मेरा अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा हुमायूं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। बाबर की मृत्यु कहाँ होती है जी? आगरा में होती है। कहाँ होती है? आगरा में। कब होती है? 1530 में होती है। 1530 में होती है। इसके बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर के क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा। बाबर के क्या है? एक आत्मकथा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। बाबर का क्या है? एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? बाबरनामा। क्या है नाम? बाबरनामा। बाबर का जो आत्मकथा है वो क्या है? बाबरनामा। ये कौन से भाषा में है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। बाबर का एक आत्मकथा है वो है बाबरनामा या तुजुकी बाबरी भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्लास अपना यहीं एंड करते हैं और बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी क्लासेस आपको यूट्यूब संजीव जीएस एकेडमी पे मिलेगी। इसमें हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे अपना चैप्टर धीरे धीरे समाप्त करेंगे। मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब धीरे लास्ट तक हम लोग अपना चैप्टर समाप्त कर देंगे जैसे। ठीक है। ओके, थैंक यू।